गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो है ओबीजी के एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे मौसमी बुक से वो डिस्कस कर रहे थे और आज हम 111 पर हैं और यहाँ से हम इसे जल्दी ही 2 से 4 दिनों में इसे कंप्लीट करके हम एमएसएन के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि नोट सेट एग्ज़ाम जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट करने की। तो भाई आप इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं वीडियो को, बट हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज हम 111 से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए नर्स टीचेज ए प्रेग्नेंट वुमेन टू अवॉइड लाइंग ऑन हर बैक ड्यूरिंग लेबर। एक नर्स है जो टीच कर रही है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, मीन्स एक प्रेग्नेंट जो लेडी है, एक प्रेग्नेंट जो महिला है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है टू अवॉइड लाइंग ऑन हर बैक ड्यूरिंग द लेबर, कि उसे बैक पर मतलब पीठ के बल नहीं लेटना है, मीन्स सुपाइन पोजीशन में उस महिला को नहीं रहना है। ये सिखा रही है एक नर्स उसे। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन, क्या सूचनाएं हैं जो हो सकती हैं सुपाइन पोजीशन में लेटने की वजह से। इज़ द बेसिस फॉर द नर्सेज टीचिंग, क्या सूचनाएं उसे समझानी है कि भैया उसे क्या दिक्कत हो सकती है सुपाइन पोजीशन में लेटने की वजह से, तो ये उसे हम क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जो आपका आता है, पहला ऑप्शन की अगर बात करूं तो वो है आपका लेबर में टेक लॉन्गर, कि इसकी वजह से क्या लेबर जो है लंबे समय लेगा, या प्लेसेंटल परफ्यूजन इज डिक्रीज, कि जो प्लेसेंटा का परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ कॉकिक्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कि जो मूवमेंट है कॉकिक्स का वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। या ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ हाइपरटेंशन में अकर, कि ट्रांजिएंट अटैक आएंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा उस पेशेंट को। तो देखो भाई समझें, अगर माँ अगर जो है सुपाइन पोजीशन में लेटी रहेगी तो जो ग्रेविड यूट्रस है, जो बच्चा जो यूट्रस के अंदर है वो प्रेशर डालेगा नीचे वाली जो आपकी वेना केवा है, और वेना केवा पे प्रेशर होने की वजह से आपका जो वीनस रिटर्न, जो पैरों की साइड से जो वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ आ पा रहा था वो रुक जाएगा। और वीनस जो रिटर्न अगर रुकेगा तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन नहीं होके इसमें हाइपोटेंशन होगा। तो पहला ये 4th नंबर ऑप्शन तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। तीसरी चीज़, जो दूसरी चीज़ क्या है, ये कॉकिक्स के जो ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो लेबर वगैरह जल्दी लेट नहीं होता है कि इसकी वजह से कहीं प्लेसेंटा का जो परफ्यूजन है वो कम नहीं हो जाए। प्लेसेंटा को ब्लड भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को जो है ब्लड ही ना मिल पाए, उसकी डिमांड ने फुलफिल नहीं हो, तो बच्चे को ब्लड मिले, इसके लिए प्लेसेंटा परफ्यूजन डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम माँ को समझाते हैं कि उसे जो है कौन सी पोजीशन में नहीं लेटना है, सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है, मीन्स उसे बैक साइड पे नहीं लेटना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 112। देखिए, ए 42 ईयर ओल्ड क्लाइंट, एक 42 साल की ओल्ड महिला है, क्योंकि यहाँ पर हम सब उन्हीं की बात कर रहे हैं, हैज़ एमनियोसेंटेसिस ड्यूरिंग द 16th वीक ऑफ द गेस्टेशन। और 16 वीक की जो प्रेगनेंसी है, 16 वीक के गेस्टेशन पीरियड है उसका, उसमें वो क्या कर रही है, एमनियोसेंटेसिस किया जा रहा है उस पेशेंट का, बिकॉज ऑफ कंसर्न अबाउट द डाउन सिंड्रोम, क्योंकि किस चीज़ की संभावना है कि उसके अंदर हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीटस बिल एग्जामिनेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड रिवेल एट दिस टाइम। तो हम इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड चेक कर रहे हैं, तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसी क्या चीज़ चेक करेंगे, एमनियोसेंटेसिस से हम क्या चीज़ और पता कर सकते हैं जो हमें पता लग सकती है इस वीक पर कौन सी डिजीज़ है जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में अगर हमारे पास में अल्फा फीटोप्रोटीन होती है, एक अल्फा फीटोप्रोटीन, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को और जो है बता सकती है 16 वीक के आसपास। तो ये इससे हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में पता लग सकता है। अगर कार्डियक एनोमलीज की बात करूं तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जिसकी मदद से मैं नाप सकूं या मेजर कर सकूं कि इसके अंदर कार्डियक एनोमली है या नहीं है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस की बात करके चलूँ तो एमनियोसेंटेसिस से कभी भी टाइप फर्स्ट का
पता नहीं लगता है। और लंग्स मैच्योरिटी तो आपको पता होगी कि लंग्स मैच्योरिटी तो हम किससे पता करते हैं, जो आपका LS रेशियो होता है, लेसिथिन स्पाइंगोमाइलिन जो रेशियो होता है, जिसे हम बोलते हैं 2:1 की रेशियो में बोलते हैं। लेसिथिन को हम क्या बोल सकते हैं, अब फॉस्फेटिडाइकोलिन बोल सकते हैं, जबकि स्पिंगोमाइलिन को हम फॉस्फेटिडाइग्लिसरॉल बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉस्फेटिडाइकोलिन और फॉस्फेटिडाइग्लिसरॉल का रेशियो क्या होता है। तो फॉस्फेटिडाइकोलिन और फॉस्फेटिडाइग्लिसरॉल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ये उल्टा करके भी पूछा जाएगा, SL रेशियो स्पिंगोमाइलिन लेसिथिन रेशियो क्या होता है, तो वो कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हमें याद रखना है। तो लंग्स मैच्योरिटी तो अभी चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बाद की बातें हैं, ये तो जब वहाँ सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन होने लगता है तब चेक कर सकते हैं, और ये अभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा साहब। डायबिटीज और कार्डियक हम देखते नहीं है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है हम एमनियोसेंटेसिस करके पता कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 113। ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड ए क्लाइंट टेल ए नर्स सी इज हैविंग लेग क्रैम्प्स, उसे लेग के अंदर क्रैम्प्स हो रहे हैं, विच फूड शुड द नर्स इंक्रीज द क्लाइंट टू ईट। अब हम समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो लेग क्रैम्प्स होते हैं, लेग क्रैम्प्स किसकी वजह से होते होंगे भैया, कैल्शियम की जब मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम होती है तो क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो कैल्शियम की मात्रा को इंडिकेट कर रहे होंगे तो कैल्शियम देना है। तो अगर मैं बात करूं कैल्शियम किस में ज़्यादा होता है, ये आपको समझना है सबसे पहले। और अगर ये आप समझ चुके हो तो आप बहुत बढ़िया से आंसर करेंगे। लीवर के अंदर या रेजिन्स का मतलब जो आपकी दाख जो खाते हैं आप, उसके अंदर चीज़ एंड ब्रोकोली, चीज़ आप खाते ही हैं, ब्रोकोली मतलब गोभी होता है, अंडे और लीन मीट्स के अंदर, या होल व्हीट ब्रीड्स और सीरियल्स के अंदर। देखो वैसे तो नॉर्मली आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है न्यूट्रिशन से संबंधित, डायरेक्टली कैल्शियम फॉस्फोरस ऐसे पूछा जाता है, ऐसे सब्जी वगैरह के नाम या फिर किसी भी प्रोडक्ट का न्यूट्रिएंट का नाम देके उससे नहीं पूछा जाता है। वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो चीज़ वगैरह जो होती है उनके अंदर जो है ज़्यादा होता है आपका कैल्शियम का कंटेंट। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, चीज़ हो सकता है। बट आपको इस क्वेश्चन में उलझना नहीं है, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न आपकी एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 114। व्हेन इट इज important for female client to know what a fetus may be structurally damaged by the ingestion of the drug, कि कब उसे इम्पोर्टेंट है, उसे बताना चाहिए फीमेल महिला को, उसे कब जानना जरूरी है उस महिला को कि एक फीटस जो है स्ट्रक्चरली डैमेज हो सकता है इंजेक्शन ऑफ ड्रग की वजह से। अगर वो ड्रग लेती है तो उसकी वजह से जो उसका बच्चा है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, स्ट्रक्चर उसकी जो है डैमेज हो सकती है। उसे ऐसी महिला को कब समझाना, महिला को कब समझाना है इन चीज़ों के बारे में, ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस के अंदर, कि अर्ली जब एडोलसेंस है तब समझा देना चाहिए। थ्रू आउट द एंटायर प्रेगनेंसी के पूरी जो प्रेगनेंसी चलेगी तब तक समझाना चाहिए। व्हेन प्लानिंग टू बिकम द प्रेग्नेंट, जब प्रेग्नेंट होने का जो वो प्लानिंग करे तब समझाना चाहिए। एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसकी बिगनिंग पे बता देना चाहिए। देखो भाई, अगर हमने लेट बताया, प्रेग्नेंट हो गई है महिला तब बताया, तो अगर वो कोई किसी भी तरह का अगर कोई ड्रग वगैरह लेती है, कोई सब्सटेंस अब्यूज है या कोई सब्सटेंस का सेवन करती है, तो उसके इफेक्ट जो है उसके बच्चे पे आने लगेंगे। हमें क्या करना है, प्रेग्नेंट ना हो उससे पहले ही उसे समझा देना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बिगनिंग वगैरह नहीं भैया, प्रेग्नेंट नहीं हो उससे पहले ही समझाना है। तो 2 और 4 नंबर तो कट जाएंगे आपके, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस में महिला जो है इतनी समझदार नहीं होगी, उसे समझाना उचित नहीं होगा। वैसे अगर बात करना चाहें तो ये भी बढ़िया है कि आप पहले ही बहुत पहले बता रहे हैं, पर ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इतना जल्दी हो जाएगा कि वो महिला जब समझदार नहीं है तभी आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बट आपको जो बढ़िया बताना है वो ये है कि भैया प्रेगनेंसी आप जब करो उससे पहले तो उसे कम से कम पता रहे। अगर उसे पता रहेगा तो वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करेगी, और इन चीज़ों का सेवन नहीं करेगी तो ईजी हो जाएगा उसके लिए कि इस चीज़ के लिए जो है बच्चे के अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर वगैरह डैमेज ना हो, उससे वो उसे क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 115, और 115 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द क्लिनिक नर्स, कि एक क्लिनिक नर्स है उससे पूछ रही है हाउ स्मोकिंग विल अफेक्ट हर बेबी, कि जो स्मोकिंग है वो किस तरीके से उसके बेबी को जो है अफेक्ट कर सकती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिगरेट स्मोकिंग विल इन्फ्लुएंस द नर्सेज रेस्पॉन्स, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप बताएंगे आपके रेस्पॉन्स में होनी चाहिए
कि सिगरेट स्मोकिंग जो है उसे किस तरीके से प्रभावित करती है। इट रिलीव टेंशन एंड द फीटस रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, कि ये जो टेंशन है उसे रिड्यूस कर देती है, जो तनाव है उसे रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो क्या करेगा, अगर मैं बात करूँ तो रेस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है रेस्पॉन्ड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। रिजल्टिंग बेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अफेक्ट द बोथ फीटल एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स। हाँ, जब निकोटिनिक जो सब्सटेंसेज होते हैं, जो सिगरेट वगैरह है, तंबाकू वगैरह है, इनके अंदर निकोटीन होता है और ये क्या करता है भाई, ये जो है ब्लड वेसल्स जो है उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ये माँ की भी कर देगा और बच्चे की भी कर देगा। इसकी वजह से जो प्लेसेंटल परफ्यूजन जो आपको कम से कम 500 से 600 ml जो प्लेसेंटा को ब्लड मिलता था माँ के माध्यम से, और जो है माँ के माध्यम से जो ब्लड मिला है प्लेसेंटा को वो बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर जाता था। आपने पढ़ा था 400 ml पर मिनट के हिसाब से जो बच्चे को मिल रहा था उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों बगल से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो चुका है। माँ की तरफ से भी कॉन्स्ट्रिक्शन आ चुका है और बच्चे की तरफ से भी भाई क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो ब्लड कम मिलेगा, तो मैटरनल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। सब्सटेंस कंटेंट इन द स्मोक डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा एंड, जो है अगर मैं बातें करके चलूँ कि इस तरीके की कोई घटना देखने को मिलेगी। इफेक्ट आर लिमिटेड बिकॉज द फीटल सर्कुलेशन एंड मेटल सर्कुलेशन आर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटल बैरियर। लिमिटेड होंगे, कम इफेक्ट होंगे, नहीं भैया खूब भरपूर मात्रा में इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसकी बढ़िया जो आंसर हो सकता है वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। कि क्यों होगा वो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, और इसे समझें भाई। ए क्लाइंट हु इज एट 12 वीक गेस्टेशन, उसे कितने वीक का गेस्टेशन हुआ है, तो उसे जो है 12 वीक का गेस्टेशन है साहब। कितने वीक का गेस्टेशन है, 12 वीक गेस्टेशन है। ए नर्स एट प्रीनेटल क्लिनिक दैट सी हैज सीवियर नोजिया एंड फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग, वो टेले नर्स, वो नर्स को बता रही है कि उसे क्या होता है भैया, उसे जो है नोजिया है, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होती है। द नर्स सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट हैज ए हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, तो जो नर्स है वो सस्पेक्ट करती है कि उसे आशंका होती है कि इसे क्या हुआ है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम हुआ है। विथ व्हाट डिसऑर्डर इज द फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड, ये किस वजह से होता है, तो हिस्ट्री ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस, उस बंदे के अंदर, उसके अंदर जो है गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है, या लार्ज अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, क्या उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है इस वजह से हुआ है, या हाई लेवल ऑफ द कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो उसके अंदर जो है गोनेडोट्रोपिन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, या डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका सिक्रीशन कम हो गया, उसकी वजह से हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलता है, जिसके अंदर नोजिया और वोमिटिंग उस महिला को देखने को मिलता है। ये प्लेसेंटा के द्वारा एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, उसके प्रभाव में ऐसा देखने को मिलता है। ये ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनेडोट्रोपिन है ये और फंक्शन भी कराता है, जो टीएसएस जो है मेटाबॉलिज्म जो है हमारा उसे भी बढ़ाने की कोशिश करता है। मेल के अंदर जो एक्स्ट्रा जो जेनेटलिया है उसे बनाने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है साहब, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है यूट्रस के उनको रिड्यूस करने का काम करता है, और बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह भरपूर मात्रा में मिले इसके लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की जो मात्रा है वो बढ़ने की वजह से इसके अंदर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलता है। और इसमें हम क्या करते हैं, ड्राई क्रैकर्स वगैरह जो है मॉर्निंग में खाने के लिए बोलते हैं उसको, फीमेल को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 116। अब हम पढ़ेंगे 117 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ए नर्स इज प्लानिंग ए प्रीनेटल क्लास अबाउट द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये नर्स जो है प्लानिंग कर रही है प्रीनेटल क्लास को अबाउट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रीनेटल का मतलब है अभी वो प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रीनेटल है, उसे हम समझा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंड द नेसेसिटी ऑफ द रूटीन हेल्थ केयर सुपरविजन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और कि क्या आवश्यकताएं होती हैं रूटीन हेल्थ एग्जामिनेशन कराने की प्रेगनेंसी के दौरान। विच कार्डियोवास्कुलर कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुड द नर्स एक्सप्लेन विल अकर, क्या जो उसका कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब आपके साथ में डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। सिस्टमेटिक बेजोडाइलेशन, क्या सिस्टमेटिक बेजोडाइलेशन होता है क्या? हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि सिस्टमेटिक बेजोडाइलेशन होता है, ऐसा हमने कहीं भी नहीं डिस्कस किया था।
ठीक है। तो वेजोडाइलेशन वगैरह तो नहीं होता है साहब, सिस्टमेटिक तो नहीं होता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हाँ ब्लड वॉल्यूम जो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? तो देखो मैंने बोला था कि भाई बीपी के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ पाता है, थोड़ा बहुत जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, नहीं कि बढ़ता है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत जो है लिटिल अमाउंट के अंदर थोड़ा डिक्रीज होता है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाँ कार्डियक आउटपुट जो है आपका बढ़ जाता है। इंलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का इनलार्जमेंट होगा, बिल्कुल हाँ हार्ट का इनलार्जमेंट होगा क्योंकि उस पर प्रेशर आएगा, हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा। डिक्रीज एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, बिल्कुल आरबीसी का प्रोडक्शन कम नहीं होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमें पता है आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, बट हीमेटोक्रिट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ओबीजी की क्लास में, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है अभी 4-5 दिन पहले। तो आप समझ चुके होंगे ये चीज, बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि वेजोडाइलेशन नहीं होगा भैया, सिस्टमेटिक वेजोडाइलेशन नहीं होता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है। बट नॉर्मली जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है और एक आपके पास में होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इनका जो रेशियो होता है एल्ब्यूमिन का और ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? नॉर्मल, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब इसका रेशियो जो होता है 1.7 होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रेशो जो है 1:1 आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है अभी नहीं पूछे जाते हैं, एक बार ऋषिकेश सैमसन ने जब पेपर लिया था तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आता है 118, द हस्बैंड ऑफ द क्लाइंट हु इज इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, एक महिला है जो ट्रांजिशन फेज में है लेबर की में, ठीक है। उसका जो हस्बैंड है बिकम वेरी टेंस एंड एंजियस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आस्क इन अस डू यू थिंक इट इज द बेस्ट फॉर मी, मतलब वो मतलब एकदम जो हस्बैंड है ना वो टेंस हो रहा है, एकदम तनाव में आ गया है और घबराया हुआ है इस स्टेज में देखते हुए उस महिला को। तो वो नर्स से पूछता है डू यू थिंक इट इज द बेस्ट फॉर मी, देखो ठीक है, बेस्ट फॉर मी टू लीव सिंस आई डू नॉट सीम टू डूइंग माई वाइफ मच गुड, आई डू नॉट सीम टू बी डूइंग माई वाइफ मच गुड, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। वो बोल रहा है कि मैं लीव कर देता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, मैं ऐसी कंडीशन में जो अपनी महिला है, अपनी वाइफ है, उसे नहीं देख पा रहा हूँ, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, आप क्या रेस्पॉन्स बढ़िया करेंगे। दिस इज द टाइम योर वाइफ नीड यू, डू नॉट रन आउट ऑन हर नाउ, कि भैया यही तो टाइम है जहां आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी वाइफ को रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। दिस इज हार्ड फॉर यू, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू कोच हर ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट फेज, कि दिस इज हार्ड फॉर यू, कि ये तुम्हारे लिए कठिन होगा। लेट मी ट्राई टू हेल्प यू कोच हर ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट फेज। भैया उसे समझाने बैठोगे या पेशेंट को संभालोगे, कैसे समझाओगे? उन्हें इतना बताना है कि उसे जरूरत है, उसकी वाइफ को जरूरत है और उसे वहीं रहना है जिससे उस महिला को जो है एक सांस मिले और वो उस चीज को सहन कर पाए। अब आप कहेंगे सर इसे एनेस्थेसिया देते होंगे, हाँ भैया एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते हैं। महिला जो है पूरे होश हवास में होती है, बस उस एरिया को जो है एनेस्थेटाइज कर दिया जाता है, जिस एरिया के अंदर जो है मतलब एरिया जेनिटल एरिया वगैरह जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाते हैं, जिससे उसे पेन कम हो, बट फिर भी पेन तो थोड़ा बहुत महसूस होता ही है। आई नाउ दिस इज ए हार्ड फॉर यू, यू शुड गो हैव ए कप ऑफ द कॉफी टू हेल्प यू रिलैक्स एंड देन कम बैक इन द लिटिल, कि भैया तुम जाओ और जो है कॉफी वगैरह लेके थोड़ी देर में आ जाओ वापस से। या इफ यू फील दैट वे you had best go out and sit in the father's waiting room for a while, you may transmit your anxiety to your wife, कि तुम जो है अपनी जो एंजाइटी है, घबराहट है, अपनी वाइफ को दोगे तो इसलिए बाहर जाके बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या बोलना है उसे, आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी जो वाइफ है वो अभी आपकी नीड है, आपकी जो आवश्यकता है उसे, तो आपको क्या करना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन आता है, आपका अगला क्वेश्चन आता है 119 नंबर, उसे देखेंगे भैया। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए ओबेस क्लाइंट इन द अर्ली लेबर, एक ओबेस पेशेंट है, एक जो है
मोटी पेशेंट है, मोटापा है उसके अंदर, उस महिला के अंदर, द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डिस्कस सेवरल टाइप ऑफ द एनाल्जेसिया एंड एनेस्थेसिया विद द क्लाइंट एंड रिकमेंडेड वन। द क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन बिफोर साइनिंग द कंसेंट फॉर्म। अब जब एनेस्थेसिया उसने एनेस्थेटियोलॉजिस्ट जो है उसने क्या कर लिया है, चूज कर लिया, उसके बाद में जब कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा रहे हैं तो नर्स जो है रिक्वेस्ट करती है क्लैरिफिकेशन के लिए, विच टाइप डिड द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। अब आप समझें कि इस महिला के अंदर किस तरीके का जो एनेस्थेसिया वो दिया होगा। तो हमको पता है कि इसमें जो हम एनेस्थेसिया देते हैं वो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते हैं, ओरल नहीं देते हैं साहब, ठीक है ना। अगर हम सिस्टेमेटिक वगैरह दिया तो और ज़्यादा ओरल जो ओपिड एनाल्जेसिक है ये दिया तो उसे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हमें नॉर्मली जो है उसे क्या देना होता है, तो उसे हम मोस्टली क्या देते हैं भैया, तो मोस्टली हम क्या देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते हैं। तो बढ़िया आंसर एपिड्यूरल एनेस्थेसिया ही होगा इस क्वेश्चन में, उलझे नहीं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका 120, ड्यूरिंग द लेबर ए क्लाइंट हु हैज बीन रिसीव एपिड्यूरल एनेस्थेसिया हैज ए सडन एपिसोड ऑफ सीवियर नोजिया। जैसे ही हम पेशेंट ने को क्या दिया, हमने एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया, पेशेंट को सडन क्या हो रहा है, उसे नोजिया होने लगा, हर स्किन बिकम पेल एंड क्लेमी होने लगी, उसकी स्किन जो है। व्हाट इज द नर्स इमीडिएट रिएक्शन। हमें क्या करना है भाई, क्या हुआ है इस बंदे को, पेल होने लगी है, क्लेमी होने लगी है, तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या होने लगा है, हाइपोटेंशन हो गया है, उसकी जो वेन है वो डायलेट हो गई है, और डायलेट होने की वजह से ऐसा देखने को मिला है। तो मैटरनल हाइपरटेंशन हो सकता है। टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड, ये पेशेंट को हम साइड में लेटाएंगे, ठीक है। दूसरा, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो है हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं। चेक द वेजाइनल एरिया फॉर ब्लीडिंग, कि वेजाइनल एरिया है ब्लीडिंग के लिए, उसे देखें। या मॉनिटर फॉर फीटल हार्ट रेट एवरी 3 मिनट, कि एवरी 3 मिनट के अंदर देखें। तो देखो नॉर्मली ये 3 मिनट्स के अंदर ना देख के ये तो हम 15 मिनट्स के अंदर चेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेजाइनल ब्लीडिंग का यहाँ कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम एनेस्थेसिया की बातें करके चल रहे हैं, पेशेंट है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया लगा हुआ है पेशेंट को, उस टाइम की बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो नोटिफाई करना, बिल्कुल नोटिफाई करेंगे, और उसे हर साइड में भी देंगे, ठीक है। साइड पोजीशन भी उस पेशेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई क्योंकि उसे सुपाइन पोजीशन में लेके उसे पोजीशन जब दी होगी, एपिड्यूरल जब दिया है, तो उसकी वजह से उस पर क्या हुआ होगा, प्रेशर आया होगा, ब्लड फ्लो कम हुआ होगा, हाइपोटेंशन में गया होगा पेशेंट, और इस वजह से ये कंडीशन देखने को मिली होगी। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन में लेंगे, देन हमें उसे, अगर फिर भी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो पाती है, तो हमें उसे क्या करेंगे, हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे इन्फॉर्म कर देंगे, ये हमारा बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम 120 तक रखते हैं। कल नेक्स्ट मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो है थैंक यू सो मच, और तैयार रहें, अभी हमारा सेशन जो है लगातार रहेगा बिल्कुल भी, और आप इसका बेनिफिट भरपूर मात्रा में लें। थैंक यू सो मच।